हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एसएसटी के सेकंड चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के कुछ और टॉपिक्स के बारे में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस। उसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेदर एंड इरोजन एजेंट्स ऑफ गैदरेशन। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि हमारी धरती कैसे बदलती है। ठीक है, अर्थ सरफेस is continually changing. This change is caused by two sets of process. अब हम इसके टू सेट्स प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का चेहरा हमेशा बदलता रहता है। अब ये किस दो ताकतों की वजह से बदलता है? क्या ऐसी दो ताकतें हैं, कौन से दो ऐसे प्रेशर दो लगते हैं जिसकी वजह से ये काम करता है? आपका फर्स्ट है इंडोजेनिक प्रोसेस और सेकंड है आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस। जो आपका इंडोजेनिक प्रोसेस मतलब होता है आंतरिक प्रक्रियाएं जो धरती के अंदर से काम करती हैं, जिसमें आपका टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के पिछले टॉपिक के अंदर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक इसके अंदर आते हैं। वहीं आपका एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर आपकी भारी प्रक्रियाएं आती हैं जो धरती के ऊपर से काम करती हैं, बाहर से, जैसे आपका सन, विंड और वाटर। ये पहाड़ों को घिसकर मैदान बनाती हैं। तो आपको इसकी फर्स्ट चीज़ के बारे में तो आपको पता लग गया। अब हम आपको बताएंगे कि वेदरिंग यानी अपक्षय क्या है। चट्टानों का अपनी ही जगह से टूटना जो होता है वो आपको वेदरिंग कहलाता है। और वहीं इरोजन आपका अपरदन, टूटे हुए टुकड़ों का बहकर या उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना आपका इरोजन कहलाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं रोल ऑफ वेदर। फर्स्ट स्टूडेंट, मैं आपके सामने ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि वेदर क्या होता है। वेदर रेफर टू द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। जो हमारी दिन पे दिन जो चीज़ें हमारी मौसम जो चेंज होता रहता है, हम उसको वेदर कहते हैं। ये डे टू डे चेंज होता है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी आपका तेज़ धूप निकल जाती है, गर्मी हो जाती है, और कभी ठंड हो जाती है। तो ये हमारा वेदर होता है। वहीं हम जो इसका वेदर का है ना, इसका जो रोल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका रॉक्स को जोड़ने में, तोड़ने में, इन सब चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। टाइप ऑफ वेदर। फर्स्ट टाइप है आपका फिज़िकल वेदर। इसमें जो आपकी रॉक्स है ना, वो ब्रेक होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूटती हैं, पर इसके अंदर 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 किसी भी तरीके का केमिकल बदलाव नहीं होता। इसके अंदर आपका रॉक्स ब्रेक इनटू पीसेस विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। सेकंड है आपका केमिकल वेदरिंग। इसके अंदर क्या होता है? रॉक्स आर डिकम्पोज्ड बाय केमिकल चेंज। जो आपकी रॉक्स हैं वो आपके ऑक्सीजन या एसिड के मिलने से उसके मिनरल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, सड़ने और बदलने लगते हैं। वहीं आपका आ जाएगा थर्ड बायोलॉजिकल वेदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपके लाइक प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोबाइज जैसे होते हैं, आपके जो छोटे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इसकी वजह से हमारा क्या होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इसके अंदर आपका जो फिज़िकल वेदरिंग के अंदर ही आपका एक्सफोलेशन और आइस वेजिंग आता है आपका। इसके अंदर एक्सफोलेशन के अंदर हम बताएंगे कि क्या होता है। इसमें होता है कि गर्मियों के टाइम पे जैसे कि चट्टानें होती हैं ना, वो फैलती हैं, और रात के टाइम पे ना वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, एक जैसे प्याज की आपके ऊपर की एक लेयर उतर जाती है, इस तरीके से मिट्टी की भी एक लेयर उतरती है। अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब को अगर हम गर्म तवे पे रखते हैं तो वो उसका पानी सारा फैल जाएगा, और वहीं अगर हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो जम जाएगी। तो ये प्रोसेस भी कुछ इसी तरीके का होता है। और वहीं आइस वेजिंग में आपका क्या होता है कि जो चट्टान की दरार होती है ना, उसमें पानी भर जाता है, और जब आपका चट्टान की दरार में आपका पानी भर जाएगा तो वो ठंड में जब वह पानी बर्फ़ बनता है तो क्या होता है? वो फैलता है, एक्सपेंड होता है, और चट्टान को क्या कर देता है? आपको बीच में से तोड़ देता है, चीर देता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका, जैसे सर्दियों के टाइम में अगर हम कांच की बोतल में
पूरा पानी भर के रख देते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वह टूट जाती है। वैसे ही चट्टानें भी हमारी टूटने लगती हैं। वहीं आपका केमिकल चेंज में आता है कि जब जो पानी होता है वो ऑक्सीजन और एसिड से मिलने से चट्टानों के अंदर के मिनरल्स जितने भी होते हैं ना, उसको बदलने लगता है। और जब वो उसको बदलने लगता है ना, तो क्या होता है, उसका एक रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हम लोहे को अगर हम बाहर रख देते हैं, ठीक है, बाहर रख देते हैं, धूप भी लगती है उस पर, बारिश भी लगती है, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, रस्ट आ जाता है उसके ऊपर, और वह कमज़ोर होकर झड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी चट्टानें भी सड़कर टूटने लगती हैं। वहीं आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग में मैंने आपको समझाया था, जो पेड़ पौधों की वजह से होती हैं ये सब चीज़ें। तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि आपने अक्सर पुरानी दीवारों या मकानों पे आपने पेड़ उगते हुए देखा होगा, पीपल का पेड़ उगते हुए देखा होगा। उसकी जड़ें जो होती हैं दीवार को फाड़ देती हैं, ठीक है, दीवारों के अंदर अंदर जाती हैं और उसमें एक होल कर देती हैं। ऐसे ही चट्टानों के साथ भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, हम इसमें आपको बताएंगे कि भू निम्नीकरण के क्या कार्य होते हैं। ग्रेडेशन का पहले हम आपको मतलब बताते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है उबड़ खाबड़ ज़मीन को काट कर या भर कर लेवल में लाना। ओके, और आपको पता होना चाहिए ये 3 चीज़ों से होता है वैसे तो मोस्टली, इरोज़न और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ठीक है, काटना, बहा कर ले जाना और एक जगह जमा करना। अभी इसके 5 एजेंट्स होते हैं, रिवर, वेव्स एंड करंट्स, विंड, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ये आपका नीचे आ गया है। इसमें हम आपका फर्स्ट बताएंगे रिवर के बारे में। रिवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन। आपको पता है कि जो नदियाँ होती हैं वो बहुत बड़ा कटाव का काम करती हैं। तो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और मैदानों से होते हुए आपका कहाँ पहुँच जाती हैं, समुद्र में, ठीक है। और वहीं नदियाँ पहाड़ों को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है, नदियाँ पहाड़ों को काटती हैं। और आपने इसमें देखा वर्क फॉर रिवर का क्या है आपका, इरोज़न, आपको मैंने बताया था ऊपर भी, ट्रांसपोर्टेशन और आपका डिपोजिशन, ठीक है। वहीं आपका काटना, बाहर कर ले जाना और डिपोजिशन करना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग फिर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपका है, जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, जब ऊंचाई से गिरती हैं, आपको पता होना चाहिए, जब नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं तो आपका कटाव करती हैं। जब आपका नदियाँ तेज़ बहाव में बहती है और जब वो धीरे धीरे करके समुद्र की तरफ पहुंचने लगती है, तो वहाँ पे भी वो एक विसर्प तरह की आकृति बनाती है हमारी, ठीक है। और लास्ट में जाने के बाद जो नदी होती हैं वो आपका डेल्टा बनाती हैं। वहाँ पे जाके आपकी जो नदी होती है वो सारे के सारे जितने भी वहाँ पे आपकी मिट्टी होती है वहाँ पे इकट्ठा करती है, और आपका नदी आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और वहाँ पे भी आपका बहुत सारा जितना भी पहाड़ों से चलकर उसने इरोज़न किया होता है पहाड़ों का, और वहाँ पे आके क्या करती हैं, वो एक डेल्टा बनाती है। तो उस डेल्टा की पिक्चर मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से डेल्टा बनाती हैं। एक सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक डेल्टा की इमेज है। जैसे कि आपका ये एक सुंदरबन के डेल्टा की इमेज है। यहाँ पे आपका पता होना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपका पश्चिम बंगाल में आपका से होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में आती है, तो आपका वहाँ पे एक सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। देखो जितने भी आपके ऊपर से लाए हुए जितने भी उसने सैंड वगैरह थी, मिट्टी थी, देखो साइडों में उसने जमा कर दिया, और लास्ट में आने के बाद आपका ये यहाँ पर आकर आपका समुद्र में मिल रही है। तो ये होता है आपका स्टूडेंट्स डेल्टा। वहीं आपका सेकंड है वेव्स एंड करंट्स। अब आपको पता होना चाहिए समुद्री लहरों के बारे में। जो समुद्री लहरें होती है ना, वो आपको कोस्टल एरिया को लगातार आपका काटती रहती है, ठीक है, आपका लगातार आपको काटती रहती है। वहीं पे ही आपका क्या बन जाता है,
सी बन जाता है, बीचेस बन जाते हैं आपके वहाँ पे। तो आपका ये भी जो 3 तरीके से ही वर्क करता है, इरोज़न, ट्रांसपोर्टेशन और आपका डिपोज़िशन के कारण। और आपके इससे क्या-क्या बनता है, सी केव्स बनती हैं। अब सी केव्स कैसे बनती हैं, देखो आप ऊपर वैसे डायग्राम में देख रहे हो कि सी केव्स कैसे बन रही हैं। जब लहरें चट्टानों को बार-बार टक्कर मारकर उसके अंदर होल कर देती हैं, तो वो एक देखो गुफ़ा जैसी आकृति बना लेते हैं। ऊपर बीच में आपको एक केव दिख रही होगी, होल दिख रहा होगा, और वहीं आपको आपका इसी आर्क आपका बनता है। और जो क्या होता है, जो गुफ़ा के आर पार रास्ता बनाता है, इसमें सिर्फ क्षति बच जाती है। सब कुछ समुद्र की लहरें जितनी भी आती हैं वो सारा का सारा उसके ज़रिए सब कुछ टूट जाता है। और बीचेस तो आपको उसके बारे में पता ही है। जैसे जैसे समुद्र की लहरें आपका तट से टकराती हैं, आपका जितने भी आपको कोस्टल एरिया से टकराती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सैंड और जैसे आपको लाकर ना इकट्ठा कर देती है। और वहाँ पे जितना भी आपका रेत जमा हो जाता है, जैसे कि आपको पता है गोवा और मुंबई का चौपाटी बीच आपका इसका एक एग्जाम्पल है, आप इसको गूगल करके देख भी सकते हैं। वहीं आपके स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है विंड, मतलब हवा। अब आपको पता है विंड इज़ अ पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन इन ड्राई एरियाज़। जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ जो हवा होती है वो एक पावरफुल एजेंट होता है। वहीं आपका थर्ड पॉइंट है विंड। विंड जो होता है एक पावरफुल एजेंट होता है ऑफ इरोजन इन ड्राई एरियाज़। ड्राई एरियाज़ में आपका इरोजन करने के लिए, अपक्षय करने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत सारे इट कैरीज सैंड एंड डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को और आपको मिट्टी को, रेत को लेके आता है, ठीक है। ये मुख्यतः क्या होता है, डिज़र्ट के अंदर काम करता है, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर, आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर आपका कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है, जैसे कि आपका बनता है मशरूम रॉक्स। आपको ऊपर दिख रहा होगा मशरूम के, आपको इमेज नज़र आ रही होगी ऊपर, तो ये आपका मशरूम रॉक्स बनती है जब हवा क्या होती है, ज़मीन के पास ज़्यादा रेत उड़ाती है, ठीक है, और चट्टानों को नीचे से ज़्यादा काट देती है, ठीक है। जब आपका एक चट्टान है, अब क्या करती है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो उसको चारों तरफ से काट देगी, जो उसका ऊपर का जो एक पार्ट बचेगा, जो आपका एक अम्ब्रेला की फॉर्म में होगा, उसको ही हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। और वहीं आपका इसका एक और एग्जांपल है सैंड ड्यून्स। अब आपका सैंड ड्यून्स क्या होता है, जो रेत के टीले होते हैं उसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। जब हवा रुकती है तो जो रेत का पहाड़ बना देती है, जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर से रेगिस्तान के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ रेत लेके उड़ती है, और जब हवा रुकती है तो वहाँ पे ना एक रेत का टीला बना देती है, ठीक है। तो आपने रेगिस्तान के अंदर कभी गए होंगे तो आप इस चीज़ को देखना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। वहीं आपका फोर्थ पार्ट है ग्लेशियर। अब आपका ग्लेशियर क्या वर्क करता है, तो अब जो आपका ग्लेशियर है वो मूव करता है स्लोली, और क्या करता है, जो आपका ग्लेशियर है वो आपकी यू शेप्ड वैली बनाता है, ठीक है। यू शेप्ड वैली और वी शेप्ड वैली बनाता है। जो वी शेप्ड वैली होती है ना, वो तो क्या करती है, नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। और जो यू शेप्ड वैली होती है वो आपका कौन बनाता है, ग्लेशियर बनाता है। अब ग्लेशियर भी कैसे बनाता है, जो भारी बर्फ़ पूरी घाटी को ना, मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल लेके बताया था कि एक बोतल के अंदर अगर आप बर्फ़ जमा देते हो तो आपकी वो बोतल टूट जाती है। तो ऐसे ही होता है, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ एक घाटी के अंदर जम जाती है तो क्या करती है, वो घाटी को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर देती है, तो वहाँ से आपका क्या बनता है, यू शेप्ड वैली बन जाती है। और वहीं आपका फिर एक है आपका हिमोड। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो ग्लेशियर होता है ना, अपने साथ कंकड़ पत्थर लाता है और उसे किनारों पर छोड़ देता है, ठीक है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ अभी, आप 2 मिनट रुकिए।
तो स्टूडेंट्स, आपका ये मॉर्निंग की आपकी इमेज है। आप इसमें देख सकते हो ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आता है, जो आपके साइडों में और नीचे की तरफ सारे कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपका वहीं यू शेप और वी शेप वैली है। जो वी शेप वैली आपको पता होना चाहिए वो रिवर से बनती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिवर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, और आपका जितना भी है आपको माउंटेन वगैरह को काटते हुए आगे बढ़ती है, तो आपका वहाँ पे वी शेप वैली बनती है। और वहीं जो आपकी ग्लेशियर से बनती है ये साइड में आपकी यू शेप वैली है, क्योंकि आपका जो आपको पता है कि जो आपका आइस होता है वो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है एकदम, तो उससे क्या होता है यू शेप वैली में कन्वर्ट हो जाता है वो। वहीं आपका फिफ्थ है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रेडिशन। आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इट वर्क स्लोली बट कंटिन्यूसली। ये काम करता है स्लोली और लगातार। फिफ्थ पॉइंट है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर वाज आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रेडिशन। आपको पता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। इट वर्क स्लोली बट कंटिन्यूसली। ये काम करता है बहुत धीरे, पर ये हमेशा लगातार काम करता रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी केव्स बनती हैं, और वो केव्स कैसी बनती हैं, ठीक है, ये पानी में जो एसिडिक होता है पानी, और वो क्या करता है चूने को घोल देता है, और ज़मीन के नीचे बड़ी गुफाएं बन जाती हैं, ठीक है, इससे केव्स में आपका। और वहीं आपका है आपका स्टैलेक्टाइट और आपका स्टैलेग्माइट। तो ये आपकी दो आपकी आकृतियाँ बनती हैं। एक आपका बनता है जो गुफा की छत से चूने का पानी टपकते टपकते वो क्या बनता है, एक बर्फीले पिलर की तरह की आकृति बन जाती है, ठीक है। और कुछ क्या होती हैं फर्श के नीचे से निकलती हैं। तो दो तरह की आकृति बनती है। जो आपके ऊपर से लटकी हुई आकृति होती है उसको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और वहीं आपकी जो फर्श से ऊपर उठने वाली जो आपकी आपकी आकृति होती है उसको बोलते हैं हम स्टैलेग्माइट। तो मैं अभी आपको इन दोनों में फ़र्क भी दिखा देती हूँ कि आप इनमें किस तरीके का फ़र्क होता है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये जो आपकी अंडरग्राउंड वाटर आपकी केव है, देखो इस तरीके से आपकी बनती है ये केव्स। और वहीं मैं आपको स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपको दिखाती हूँ, दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ। एक सेकंड आप रुकिए। वहीं स्टूडेंट्स, आपका जो ये ऊपर से आ रही हैं ये स्टैलेक्टाइट्स हैं, और जो आपकी नीचे से ऊपर जा रही हैं स्टैलेग्माइट्स हैं। तो आप इनको देख लेना, आप किसी भी तरह की कोई गलती मत करना लिखने में स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के बारे में। जो ऊपर से आ रही हैं वो स्टैलेक्टाइट्स हैं, और जो नीचे से आ रही है वो स्टैलेग्माइट्स हैं। अब हम आपको फ्रेंड्स आपका जो कंपैरिजन ऑफ एजेंट्स के बारे में करेंगे, रिवर, वेव्स, करंट्स, विंड, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। अब हम आपके एजेंट्स हो गए, फिर एरिया ऑफ वर्क हो गया आपका। अब आपका रिवर किस चीज़ में काम करती है, आपकी नदी पहाड़ों से मैदानों तक आपका वर्क करती है आपका। और वेव्स और करंट आपका मैंने बता ही दिया था, सी कोस्ट के अंदर आपका जो करते हैं। और वहीं आपका विंड जो हो गई वो आपका रेगिस्तान और प्लेन्स के अंदर आपका वर्क करती है, ज़्यादा वर्क वहीं करती है आपका। और ग्लेशियर आपका वर्क करते हैं पोलर एंड हाई माउंटेन्स पे, वहीं सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मिलेंगे। अब आपको पता है आपका नॉर्मली मैदानी इलाकों में तो आपको ग्लेशियर मिलेंगे नहीं, आपको पता है हाई आपके एल्टीट्यूड पे आपको वो मिलने वाले हैं, ग्लेशियर मिलने वाले हैं। और अंडरग्राउंड वाटर तो आपका अंडरग्राउंड में ही मिलेगा। अब वहाँ मटेरियल कैरिड, अब कौन कौन सा मटेरियल कैरी करती है। अब रिवर आपको पता है कि रिवर अपने साथ क्या क्या लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, सैंड लेके आती है, क्ले लेके आती है, रॉक्स लेके आती है। और जो रिवर का प्रोसेस होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आती है और बहुत तेज़ी से उतरते हुए आती है। वहीं आपका जो आपका वेव्स और करंट का होता है वो क्या क्या लेके आती है, सैंड्स लेके आती है, रॉक्स लेके आती है, और इसका जो स्पीड हो क्या होती है, जो मॉडरेट होती है इसकी। वहीं जो आपकी विंड है, विंड आपको पता है आपका क्या लेके आती है, सैंड और डस्ट लेके आती है, और ये भी आपका काफ़ी हाई स्पीड से होता है, ठीक है। और आपका ग्लेशियर आपका क्या लेके आता है,
रॉक्स और डेब्रिस लेके आता है, जो वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। ग्लेशियर बहुत स्लो तरीके से पिघलते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े 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 बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, इसलिए वो बहुत स्लो तरीके से आपका मेल्ट होते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर होता है डिज़ोल्व मिनरल्स, वो आपके जो, आपको पता है कि आपके अर्थ के जो नीचे कितने सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, आपका डिज़ोल्व करता है उन मिनरल्स को, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अभी हमने आपको पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हैं, तो अब हम बताते हैं कि इसमें आपका क्या क्या आता है। इसमें आपका आता है कि दीज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन मेक द अर्थ सरफेस स्मूथ एंड लेवल। अब इससे आपका क्या क्या फ़ायदा होता है। इसमें आपको होता है कि जो नदियाँ हैं, आपको पता है नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस बहुत स्मूथ हो जाता है, लेवल में आ जाता है, जिसके कारण हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं हम वहाँ पे। ठीक है। अब दे क्रिएट फर्टाइल प्लेन्स बाय डिपोजिटिंग सिल्ट। अब आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी आती है, उपजाऊ मिट्टी आती है, टूट कर आती है, तो वहाँ पे हम रह सकते हैं, वहाँ पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए दे फ्रॉम वेरियस यूज़फुल लैंड फॉर्म, वो बहुत तरीके से हमारे लिए यूज़ की लैंड बन जाती हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, जो कि हमारी सोइल को फॉर्मेट उपजाऊ करने में हमारी मदद करता है। और वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है और सेटलमेंट होता है। आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वहाँ पे अब जैसे आपका गंगा प्लेन्स हैं, वहाँ पे रिवर्स आती है, इतना सारा सैंड लेके आती हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा हरियाणा, यूपी, दिल्ली और इन्हीं सब जगह पे ही आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो इन सब चीज़ों के बहुत सारे इसका एक अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। और अब अगर आपको मेरे से मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो इस चैप्टर को समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस लेके आऊँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी चीज़ें रेगुलर समझ में आ रही है, तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में और भी ज़्यादा चेंजेस लेके आऊँगी आने वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद। बट आप अपना ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।